Hello everyone, welcome to SGI online class. क्लास 7 हिंदी मीडियम पाठ 4 एक पत्र बच्चों के नाम। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 4 एक पत्र बच्चों के नाम नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। जो चाचा नेहरू हैं, उनके जो मनोभाव हैं वो इस पाठ में वर्णित हैं। बच्चों, पेज नंबर है 18, आप इसको बोल लीजिए और बहुत ध्यान पूर्वक इस पाठ को आप पढ़ेंगे व समझेंगे। बात नई दिल्ली 14/11/1960 की है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना, बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत ही पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। फिर भी मुझ में और तुम में जो अंतर है वह सब मिट नहीं सकता, पर मैं बड़े लोगों के समान उपदेश नहीं देना चाहता। मैं भी बचपन में ये उपदेश पसंद नहीं करता था। ऐसा कौन कह रहा है? चाचा नेहरू बच्चों को पत्र में लिखकर कह रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बोलूंगा तो ऊंची सुंदर पहाड़ियों की तरफ से ढकी हुई चोटियों की बात, सुंदर दुनिया के बारे में, सुंदर खिले हुए फूल लहराते हुए खेत और फूले फलों जो फूल फल से लदे हुए वृक्ष हैं उनके बारे में, चमकते हुए तारे सितारों के बारे में, इन सब के बारे में ही हमारे आसपास कितनी सुंदरता है, ऐसी हम बात करेंगे। तुम लोग आंख खोलकर ध्यान से देखकर इन चीजों का आनंद लो। क्या तुम किसी फूल को उसके नाम से पहचान सकते हो? किसी पक्षी के गाने की आवाज से उसका नाम बता सकते हो? यदि तुम उनके साथ और प्रकृति के साथ प्यार से और ममता से व्यवहार करोगे तो तुम समझ जाओगे कि मित्रता करना कितना सहज है। तुम परिकथा, सबसे पहले इसमें एक आया था कि प्रतीक। प्रतीक का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह और निशान भी। निशान इसके आगे की परिकथा इन युगों से चल रही है, पर उसे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और इन सब का अद्भुत अनुभव करने के लिए मन चाहिए। मैं यूरोप गया था। वहां भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलना, उनके साथ खेलना पसंद करता था। जब भी मुझे समय मिला मैंने उसके साथ दोस्ती की। सभी स्थानों के बच्चे एक से होते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि जहाँ भी जाओ सभी जगह के बच्चे कैसे होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। वैसे सभी लोग एक ख्याली दीवार बना लेते हैं। वे उसके बाहर जाने से डरते हैं। धर्म, जाति, पंथ, वर्ण, दल, राज, भाषा, रीति रिवाज ऐसी ही दीवारें हैं। नेहरू जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति किसकी दीवारी बना लेता है? धर्म, जाति, रीति रिवाज, वेशभूषा और भाषा, इन सभी की दीवारों में बंधा रहता है। सौभाग्य से बच्चे इनको नहीं जानते। बच्चे जो होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति के हैं, आपके कैसे वस्त्र हैं, आप कहाँ से आए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे जैसे बड़े होते हैं
उन्हें वैसे वैसे बड़ों से ये बातें मालूम हो जाती हैं। तमाम का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया था तमाम। तमाम का अर्थ हुआ सभी। और इसमें एक शब्द है उपदेश। उपदेश का अर्थ क्या होता है? सीख या शिक्षा। उपदेश का अर्थ हुआ सीख या शिक्षा। बहुत दिन हुए जापानी बच्चों ने मुझसे हाथी मांगा था। मैंने तुरंत भारत के बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा। वह हाथी मैसूर का था। जब वह टोक्यो पहुंचा तो उसने देखा कि देखने के लिए हजारों बच्चे वहां पहुंचे। बच्चों यहाँ महान शब्द जो है, महान है जिसे सभी श्रद्धा करें। महान का अर्थ क्या होता है? जिसकी सभी श्रद्धा करें। उनमें से कईयों ने उससे पहले हाथी नहीं देखा था। यह उनके विचार से भारत का प्रतीक था। उसके द्वारा भारत और जापान के बच्चों में मित्रता की भावना उपजी। जापानी बच्चे भारत के बारे में सोचने लगे। हमें भी दूसरे देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के तमाम बच्चे एक से हैं, सभी समान हैं। उनमें अनेक जो भिन्नताएं हैं उनको वह दूर करते हुए साथ में खेलते हैं, दोस्ती करते हैं। हमारा देश महान है। यह रामकृष्ण बुद्ध गांधी जैसे महान पुरुषों का देश है। हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हर एक को हाथ बटाना चाहिए। हर एक को अपने लिए और देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करेगा तो भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर जो शिखर शब्द आया है इसका अर्थ क्या होता है? चोटी। शिखर, शिखर का अर्थ हुआ चोटी। शिखर पर पहुंच जाएगा। अर्थात एक अपने देश और कुछ न कुछ करना चाहिए। हर नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करेगा तो भारत उन्नति के शिखर पर जाएगा जरूर। देश सुखी रहेगा तो सबको सुख मिलेगा। देश ऊपर उठेगा तो तुम सब भी ऊपर उठोगे। तभी दुनिया के लोग कहेंगे ये महान देश के लोग हैं। अच्छा, और फिर कभी लिखूंगा। जय हिंद। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा चाचा। तो बच्चों, इस पत्र में चाचा नेहरू जी ने बच्चों के माध्यम से यह शिक्षा दी है कि हमारा भारतवर्ष बहुत महान है। हम सभी को यहाँ पर सद्भावना से रहना चाहिए। एक संतान है ईश्वर की, इस भावना को अपने अंदर जागृत करना चाहिए तथा बच्चों को ईश्वर का रूप उन्होंने समझा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी गुरुकुल इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में पिछली क्लास में आपने घातांक के नियम पढ़े थे। अब आज इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.1 का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्न का आधार व घात बताइए। निम्न का आधार
व घात बताइए। ठीक, तो इसका पहला पार्ट है आपका 6 के घात में -7, तो 6 के घात 7 तो बराबर आधार और घात। तो जो संख्या नीचे लिखी होती है वो आधार है और जो ऊपर लिखी है वो घात है। तो आधार बराबर 6 और घात बराबर 7। इसका सेकेंड पार्ट में है 9 के घात 4, 9 के घात में 4 तो बराबर होगा। और इसमें भी आधार और घातांक, तो आधार आपका हो गया आधार बराबर 9 और घात बराबर 4। इसका थर्ड पार्ट है, क्योंकि माइनस में है, थर्ड पार्ट में है -7 पावर 3 इक्वल्स टू आधार आपका हो गया, आधार बराबर हो गया -7 और घात बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, आइए आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। पहला पार्ट है -1 के पावर में 99। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि 99 एक विषम संख्या है। अगर हम -1 को 2 बार गुणा करते हैं, जैसे -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी अगर पावर 2 है, पावर 2 यानी सम संख्या, तो ये संख्या धनात्मक हो जाएगी, और अगर विषम संख्या है तो ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे -1 3 टाइम्स करेंगे, -1 इंटू -1, तो पहले इन दोनों का करेंगे तो ये हो जाएगा +1 और इंटू -1 इक्वल्स टू -1। तो अगर सम संख्या होगी तो ये आधार धनात्मक हो जाएगा, और अगर विषम संख्या है तो ये आधार ऋणात्मक रहेगा। तो इसका मान कितना हो गया? -1। अब आगे इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि आपको 99 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें। तो इस प्रकार से सम और विषम को देख करके ही बताया जा सकता है। इसी प्रकार से सेकंड है सेकंड पार्ट में है -1 पावर 39। 39 भी एक विषम संख्या है, इसलिए इसका मान -1 ही होगा। और थर्ड पार्ट में है, कोई सम वाला मिल जाएगा वो ही बताएंगे, -39 पावर 1। तो इसमें चूंकि एक बार ही गुणा करना है, इसका किसी संख्या से गुणा नहीं करना, तो -39 ही आंसर इसका होगा। इसका फोर्थ पार्ट है, सम संख्या है शायद, हाँ, -1 का होल पावर 62। तो अब ये चूंकि सम संख्या है, अगर -1 इंटू करेंगे 62 टाइम्स, तो ये सम संख्या है, तो एक +1 ही आपको आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसमें 4 पार्ट हैं, तो इसका हम पहला और चौथा पार्ट बताएंगे, लगभग सेम है। तो पहले पार्ट में है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 4 टाइम्स, तो बराबर सभी संख्याएं समान हैं, इसलिए एक संख्या को तो हमने लिख दिया, और अब ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 टाइम्स है, तो पावर 4 हो गया, ये आंसर हो गया। और अगर इसका आधार बदलना चाहते हो तो 2 के घात 3 होगा,
तो ये हो जाएगा 2 के घात 12। लेकिन चूंकि आधार आपको दिया गया है तो आपको ऐसा ही करना है। इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट भी देखेंगे। थर्ड पार्ट भी बड़े आसानी से हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट में है, चूंकि 2 तरीके के गुणनखंड हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो बराबर समान संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5 5 5 सेम है, तो 5 तो यहाँ लिख दिया और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 1 2 3, घात कितना हो गया? 3। और गुणा इसमें देखिए कितना हो सकता है? 1 2 3 है तो 7 तो हमने ऐसे लिख दिया और घात में भी 3 लिख दिया। अब घातें समान हैं तो इसलिए आधार का गुणा आधार के साथ करके और इनमें से एक घात को किसी को लिख देंगे। तो 7 पंचे 35 और घात में 3, ये इसका घातांकी रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपके 5 पार्ट हैं, तो 2 या 3 इसमें भी देख लिए जाए। तो पहला पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट में है -2 पावर 6, -2 पावर 6 और डिवाइड -2 पावर 3, -2 पावर 3। तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जो आपने रूल्स पढ़ा था, पहला रूल्स था समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, और दूसरा नियम था आपका समान आधार पर भाग में घातें घटती हैं। तो भाग का चिन्ह लगा इसलिए घातें ये घट जाएंगी। तो बराबर -2 ब्रैकेट में लिख दिया। अब घातें क्या है? 6 और 3, तो 6 - 3 इक्वल -2 पावर, इसमें से इसको घटा देंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा? 3। यही आपका आंसर हो गया। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। घातांकी रूप में नहीं लिखना है, तो इसका मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं। बराबर -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 टाइम्स लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और चूंकि अब ये संख्या 3 है इसलिए माइनस आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सर समझ गए होंगे। इसका सेकेंड पार्ट सेम ऐसा ही है। थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में है आपका -2 पावर 3। थर्ड पार्ट -2 पावर 3 इंटू -3 पावर 2 इंटू -1 पावर 1। तो अगर इसका हम घात 3 करें तो ये संख्या माइनस में ही रहेगी, चूंकि विषम संख्या है। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 होगा, तो कितना हो जाएगा? -8। और इंटू अगर इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो चूंकि पावर इसकी पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसलिए ये संख्या धनात्मक हो जाएगी और 9 हो जाएगा। इंटू इस 1 में पावर 1 है तो ये -1 ही रहेगा। इस तरीके से -1 का -8 से पहले मल्टीप्लाई कर दे तो +8 में चेंज हो जाएगा। तो 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 9 8 72, और ये आंसर आपको मिल गया। इसका लास्ट पार्ट भी आप सेम है, आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 अब आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्न का वर्ग और घन ज्ञात कीजिए। तो वर्ग और घन तो आपको ज्ञात करना आता है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 हम आपको बताए दे रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ग पहले ज्ञात करेंगे और इसी का फिर यहाँ घन ज्ञात करेंगे। पहली संख्या है हमारे पास 2, तो 2 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो घात, वर्ग का मतलब है घात 2, तो बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। इसी तरीके से इसका घन ज्ञात करेंगे तो 2 के घात 3
बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। इसी प्रकार से 5 भी, 5 के घात में स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग ज्ञात करेंगे तो 5 के घात 2 बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25। अगर हम घन ज्ञात करेंगे तो 5 के घात में 3 तो बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 हो जाएगा। बाकी सब आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सत्यापित कीजिए। फर्स्ट पार्ट, सत्यापित कीजिए। फर्स्ट पार्ट में है -2 पावर 4 -2 पावर 4 इंटू -2 पावर 3 -2 पावर 3 इक्वल -2 पावर 7। ये आपको प्रूव करना है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर दें तो राइट हैंड के इक्वल आ जाए, बस यही करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है -2 पावर 4 इंटू -2 पावर 3। आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे, चूंकि गुणा है बीच में। तो -2 पावर 4 प्लस 3 इक्वल -2 पावर 7। और यही राइट हैंड साइड में नोट है, तो आपको बस आंसर मिल गया। रियल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सत्यापित हो गया। तो इसी प्रकार से आप सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में है 3 पावर 9 3 पावर 9 डिवाइड 3 पावर 2 3 पावर 2 इक्वल्स टू 3 पावर 7। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 पावर 9 डिवाइड 3 पावर 2 इक्वल, अब चूंकि भाग है तो भाग में घातें घटती हैं, दूसरा नियम है ये। तो 3 पावर 9 माइनस 2 इक्वल 3 पावर 7, और यही राइट हैंड साइड में लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ज्योग्राफी पार्ट 3 पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिवीजन करा रही हूँ। तो बच्चों, हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को 2 प्रक्रियाओं में बांटा गया है। ये 2 प्रक्रिया कौन सी है बच्चों? आंतरिक या अंतर्जात शक्तियाँ, बाह्य या बहिर्जात शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ क्या होती हैं? जो अंदर से बल डालकर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करती हैं। और बाह्य शक्तियाँ या बहिर्जात शक्तियाँ क्या होती हैं? जो बाहर से बल डालकर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करती हैं। आंतरिक शक्तियों के 2 भाग होते हैं, पटल विरूपणकारी शक्तियाँ या दीर्घकालिक शक्तियाँ, और दूसरी हमारी होती है बच्चों आकस्मिक शक्तियाँ। तो पटल विरूपणकारी शक्तियाँ या दीर्घकालिक शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं इनमें पृथ्वी की सतह में परिवर्तन लंबी अवधि के बाद होता है। और आकस्मिक शक्तियाँ क्या होती हैं? जो अकस्मात या अचानक उत्पन्न होकर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करती हैं, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप, ज्वालामुखी। तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? पटल विरूपणकारी शक्तियाँ और आकस्मिक शक्तियाँ। पटल विरूपणकारी शक्तियाँ के भी 3 भाग होते हैं, सुस्थैतिक, समस्थैतिक, विवर्तनिक शक्तियाँ। तो विवर्तनिक शक्तियों के भी 2 भाग होते हैं, महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियाँ और पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। तो बच्चों, महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियों में क्या होता है? इसमें ऊर्ध्वाधर और लंबवत बल होता है, यानी वर्टिकल फोर्स पाई जाती है, जिससे क्या होता है? महाद्वीपों का निर्माण होता है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियाँ, इनसे क्या होता है? महाद्वीपों का निर्माण होता है। दूसरी हमारी होती है बच्चों पर्वत निर्माणकारी
क्षैतिज बल पाया जाता है, क्षैतिज गति पाई जाती है, जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। इन शक्तियों से क्या होता है बच्चों? पर्वतों का निर्माण होता है। देखिए पटल गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के 3 भाग हैं, सुस्थैतिक, समस्थैतिक, विवर्तनिक शक्तियां। विवर्तनिक शक्तियों के 2 प्रकार हैं, महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियां, पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियों के भी 2 भाग हैं, ऊपरी मुखी संचालन, अधोमुखी संचालन। ऊपरी मुखी संचालन का मतलब होता है कि ऊपर की ओर उठना, और अधोमुखी संचालन का मतलब होता है कि नीचे की ओर खसना। ऊपर मुखी संचालन के भी 2 रूप हैं, उत्थान, उन्मंचन, और अधोमुखी संचालन के भी 2 रूप हैं, अवनयन और निमंजन। अब हम बात करते हैं बहिर्जात और बाह्य शक्तियों के बारे में। तो बहिर्जात और बाह्य शक्तियां क्या होती हैं? जो बच्चों बाहर से बल डालकर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करती हैं। बहिर्जात और बाह्य शक्तियों के भी 3 प्रकार रूप हैं, अपक्षय, अपवर्धन, सामूहिक स्थानांतरण। अपक्षय और अपवर्धन को मिला जुला रूप को हम क्या कहते हैं? अनाच्छादन बोलते हैं। अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को 2 प्रक्रियाओं में बांटा गया है, आंतरिक, बाह्य। आंतरिक जो अंदर से बल डालकर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करती है, बाह्य जो बाहर से बल डालकर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करती है। आंतरिक शक्तियों के भी 2 रूप हैं, पटल विरूपणकारी शक्तियां, आकस्मिक शक्तियां। पटल विरूपणकारी शक्तियां, इनमें परिवर्तन लंबी अवधि के बाद होता है, इनमें अचानक परिवर्तन होकर परिवर्तन होता है। पटल विरूपणकारी शक्तियों के भी 3 रूप हैं, सुस्थैतिक, समस्थैतिक, विवर्तनिक शक्तियां। विवर्तनिक शक्तियों के भी 2 रूप हैं, महाद्वीप निर्माणकारी, पर्वत। महाद्वीप निर्माणकारी से महाद्वीपों का निर्माण होता है, पर्वत निर्माणकारी शक्तियों से पर्वतों का निर्माण। बाह्य शक्तियों के भी 3 रूप हैं, अपक्षय, अपवर्धन, सामूहिक स्थानांतरण। अपक्षय और अपवर्धन के मिले जुले रूप को अनाच्छादन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब हमारा टॉपिक हम बात करते हैं आकस्मिक शक्तियां। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं बच्चों आकस्मिक शक्तियां। आकस्मिक शक्तियां, सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आकस्मिक शक्तियां भी होती हैं जो अचानक उत्पन्न होकर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करती हैं। तो इसके उदाहरण क्या है बच्चों? भूकंप, ज्वालामुखी, ये अचानक से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भूकंप यानी अर्थक्वेक। ठीक है, तो भूकंप के बारे में बात करने जा रहे हैं। भूमि के धरातल का कांपना और थरथराना भूकंप कहलाता है। इसका मतलब क्या हो? भूमि के धरातल का कांपना और थरथराना भूकंप कहलाता है। भूमि के धरातल का कांपना और थरथराना भूकंप कहलाता है। भूकंप के अध्ययन की विधि को, भूकंप का अध्ययन जिससे किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन की विधि को, अध्ययन की विधि को सिस्मोलॉजी कहते हैं। जबकि भूकंप के अध्ययन की विधि को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप का मापन किसे? भूकंप की तीव्रता को हम किससे मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग रिक्टर स्केल कहते हैं। तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और इस रिक्टर स्केल का विकास 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने किया। इसका विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने किया था, जिसके नाम पर स्केल का नाम पड़ा था। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप में 3 तरह के तरंग या कंपन होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि भूकंप से क्या अभिप्राय है? भूमि के धरातल का कांपना और थरथराना भूकंप कहलाता है। और ये इस प्रकार की घटना आमतौर पर तब उत्पादित होती है जब चट्टानों को एक पुरानी या नई हलचल के दौरान क्या
तो प्राथमिक तरंग क्या होती है बच्चों? वह तरंग जो कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के औसत वेग से पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी द्वितीय तरंग। यह 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के औसत वेग से केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। पहली तरंग क्या होती है बच्चों? प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। द्वितीय तरंग क्या होती है? ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। थर्ड हमारी आती है एल तरंगें। इन्हें धरातलीय एवं लंबी तरंगें भी कहते हैं और यह धरातल तक ही सीमित रहती हैं और यह तीनों माध्यम ठोस, तरल और गैस, यह ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती हैं। तो ये हमारी 3 तरह की तरंगें हो गई या कंपन भी जिसको कहते हैं प्राथमिक तरंग, जो कि क्या होता है बच्चों? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के औसत वेग से पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। द्वितीय तरंग ये 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के औसत वेग से ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। एल तरंगें इन्हें धरातलीय व लंबी तरंगें भी कहते हैं। यह तीनों माध्यमों यानी ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। तो भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से रेखांकित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भूकंप के अध्ययन की विधि को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और भूकंपीय तरंगों को किससे रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफ से रेखांकित किया जाता है। और भूकंप के उद्भव स्थान को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप के उद्भव स्थान को हम लोग केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र कहते हैं। तो ये क्लियर होगा कि भूकंप क्या होता है? धरातल का कांपना या थरथराना भूकंप कहलाता है। और भूकंप की 3 तरंगें होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय, एल तरंगें। भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ से रेखांकित किया जाता है। भूकंप के अध्ययन की विधि को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है, जिसका विकास चार्ल्स रिक्टर ने किया था। भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र कहते हैं। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों 7H में ये सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है। चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर का वर्गीकरण। आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ा था। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर और उसके अलावा आपका पर्पस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन या अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर 2 तरीके के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला होता है आपका समान उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा आपका होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ये होता है आपका उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं विशिष्ट अनुप्रयोगों के कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, तो पहला आपका क्या हो गया समान उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा होगा आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब इसके बाद अब आपका क्या होता है कि हम लोगों को पढ़ना है समान उद्देश्य कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं। तो समान उद्देश्य कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनको हम लोग अपने समान उद्देश्य के लिए बनाते हैं। इसमें हम लोग जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है MS वर्ड, एक सॉफ्टवेयर जो है वो MS वर्ड जो है वो आपका ये आपका समान उद्देश्य कंप्यूटर्स में आपके चलेंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके ये सारे समान उद्देश्य कंप्यूटर पर ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है, इनमें आप अगर जो समान उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं इनमें जो CPU का जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो बहुत सीमित होती है। CPU की जो कार्य क्षमता होती है वो सीमित होती है और इसमें अगर हम ये चाहें
कि हम कोई अलग से कोई और उपकरण या कोई और जो है वो एपरेटस लगाकर हम इसको विशिष्ट उद्देश्य बनाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इनमें जो है आपके समान उद्देश्य कंप्यूटर में किस तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे हम लोग इनमें क्या क्या काम कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं। तो हम लोग इसमें वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब जैसे MS वर्ड है, हम लोग कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं, सिंपल टाइपिंग हमने कर ली, और अगर उसमें कोई स्पेलिंग की कोई या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो सॉल्व, तो उसके लिए आपका एक सॉफ्टवेयर उसमें MS वर्ड होता है। MS एक्सेल क्या होता है? MS एक्सेल जो होता है वो जनरली कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और अब आपका आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस भी हम लोग इस तरह के जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होता है उनमें हम लोग डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका MS एक्सेल है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जैसे अब हम लोग जर्नल में जो हमारी लैब में होता है, हमारा लैपटॉप है या जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स में ही आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपका आता है कि विशिष्ट प्रयोग के या विशिष्ट अनुप्रयोगों के या स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब आपका आता है ये दूसरा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर में जो सेकंड आपका है वो है आपका विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में जो CPU डिजाइन किए जाते हैं वो आपका स्पेशल किसी एक पर्पस, मतलब विशेष उद्देश्य कंप्यूटर का मतलब ये हो गया कि ये कंप्यूटर जो है जब ये मैन्युफैक्चर या जब ये बनाए जाते हैं तो किसी ये एक विशेष जो भी टारगेट है या कोई विशेष जो टास्क है उसको ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं, यानी कि किसी एक विशेष कार्य को करते हैं। तो इस तरह से जो CPU हुआ आपका इस कंप्यूटर में, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर में, वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो जिस कार्य के लिए बनाया गया है वो सिर्फ वही कार्य करता है, उसके अलावा और कोई कार्य नहीं करता है। जबकि आपका जो समान उद्देश्य या जो जनरल पर्पस कंप्यूटर थे उनमें हम आपके बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में सबसे पहले जो इस तरह के बहुत से, और इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी भी होती है वो आपकी CPU की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, इनकी जो कार्य क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। वर्किंग कैपेसिटी जो है वो कार्य क्षमता इनकी अधिक होती है। ठीक है, और इनको स्पेशल जो आपका जो स्पेशल पर्पस जो जिस पर्पस के लिए बनाए गए उसको ध्यान में रख कर ही इनकी जो है वो कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। सपोज दैट जैसे कि आपका ये अंतरिक्ष विज्ञान में यूज होता है, यानी कि जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होती है वहां पर आपका अंतरिक्ष में वहां पर संचालन में आपका जो कंप्यूटर होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। उनमें आप MS वर्ड एक्सेल आप अपना गेम कोई मूवी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मौसम विभाग में वेदर फॉरकास्टिंग जो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं या हमारे मोबाइल में आज का टेम्परेचर इतना है और ये पानी बरसेगा वगैरह वगैरह, जो भी आपकी जो वेदर फॉरकास्टिंग यानी कि जो मौसम की जो भी भविष्यवाणियाँ होती हैं उनके लिए अलग से कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाते हैं, वो स्पेशल कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं। फिर आपका आता है सैटेलाइट संचालन। ठीक है, ये जो सैटेलाइट के लिए भी जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो आपका इसी में ही आपका ये विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में आते हैं। कृषि विज्ञान में भी जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कि कैसे किस तरह से फर्टिलाइजेशन का जो है वो प्रोसेस बढ़े या कुछ भी कृषि में जो भी चीज़ें आपकी होती हैं उनके लिए जो है वो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर ही डेवलप किए जाते हैं। ऐसे ही आपका मेडिकल फील्ड में जो है वो आपका जो भी आपके जो कंप्यूटर है वो आपके विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। उसी तरह से आपका समुद्र विज्ञान में यानी कि मैरीन साइंस में आपका जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज होते हैं। यातायात कंट्रोल में भी आपका जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज होते हैं। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में चिकित्सा, जो मैंने यहाँ पे मेडिकल लिखा है रिपीट हो गया। भौतिक एवं रसायन विज्ञान में जो शोध में यानी कि जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपके जो रिसर्च होते हैं उनमें भी आपका ये जो है आपका इस तरह की जो ये आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो इस तरह से अगर दोनों कंप्यूटर में अगर आपका डिफरेंस पूछा जाए कि समान उद्देश्य कंप्यूटर और आपका जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ये विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, इनमें डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि समान उद्देश्य कंप्यूटर जो है वो आपका समान उद्देश्य यानी कि जैसे हम लोग को कोई वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करना है, हमको कोई पिक्चर बनानी है, कोई ड्राइंग बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन, तो उनके लिए एक आपका कंप्यूटर है जो कि वो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर को
एक्सेप्ट करके सॉफ्टवेयर हम लोग उसमें डाउनलोड कर देते हैं और हम लोग उसमें कॉपी करके और हम उसके काम कर सकते हैं। जबकि जो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर होता है वो केवल एक ही कोई एक स्पेशल जो टास्क है किसी एक कार्य को कराने के लिए ध्यान में रख कर वो बनाए जाते हैं। उसके अलावा आपका जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है इनकी कार्यक्षमता जो सीपीयू होता है उसमें उसकी कार्यक्षमता अधिक होती है और ये जो है वो जो भी आपका स्पेशल जो आपको कार्य कराना है उसको ध्यान में रखते हुए उनका सीपीयू की संरचना या सीपीयू जो है वो बनाया जाता है। जबकि आपका समान उद्देश्य कंप्यूटर में क्या होता है उनकी सीपीयू की कार्यक्षमता जो है वो सीमित होती है और आपका कार्यक्षमता सीमित होती है। उसके अलावा क्या होता है कि इनके जो सीपीयू होता है आपका उनकी जो है वर्किंग कैपेसिटी भी इसके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, और बाकी आपको ये मतलब इस तरह के कंप्यूटर में ना कोई हम गाने सुन सकते हैं ना हम कोई मूवी देख सकते हैं, कोई आर्ट और पेंट ये सब नहीं कर सकते, जबकि इस यहाँ पे आपका जनरली जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो आपका रिसर्च में, मैरिन में, वेदर फॉरकास्टिंग में यूज होता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आज हम लोगों ने 2 कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है। इनसे संबंधित आपको अगर जो भी शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो पढ़िएगा, बाकी हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।